हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो वैकेंसी आया है उसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टायर वन टेस्ट जो होगा, उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो का। तो उसमें देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे आपका हो गया प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसके अंदर दो सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, फिर आपका जनरल साइंस हो गया, फिर मैथमेटिक्स हो गया। तो इन सब की तैयारी भी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज वाले पेपर है वो हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। उसकी तैयारी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पता नहीं है कि इसका जीएसटी का क्या सिलेबस है आरआरबी का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। वहां पे एक वीडियो इसके रिगार्डिंग पड़ा हुआ है, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं और पूरा सिलेबस को आप लोग समझने का वहां से कोशिश कर सकते हो। अगर उसको देखने के बाद आप ये वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसका जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, हम लोग वो आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, जो आरआरबी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का जो पोस्ट है, उसका जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है, उसका एक पाठ्यक्रम आपका हिंदी का है, ठीक है। हिंदी का पाठ्यक्रम है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। और कौन कौन से टॉपिक उसमें है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द या वाक्य शुद्धि, ठीक है। तो हर एक से आपको तीन तीन क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह मिला के आपका 30 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो इसका भी ये पहला पार्ट है, जिसमें हम लोग सिर्फ उपसर्ग की बात करेंगे। तो आपका उपसर्ग से 3 क्वेश्चन हो गया और प्रत्यय से 3 क्वेश्चन हो गया। तो जो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं, वो उपसर्ग से रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्रत्यय का होगा, जिसमें आप 3 वीडियो पढ़ेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय एक से रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक साथ उसका हेडिंग बना दिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता और जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है, ठीक है। तो एक ऐसा शब्द का पार्ट है, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, जो जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, मतलब वो अपने आप में उसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन वो अगर किसी शब्द के पूर्व मतलब शब्द के पहले अगर जुड़ जाता है, तो शब्द के जो विशेषता, उसके अर्थ है, उसके उसमें परिवर्तन ला देता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है। हार, सब हम लोग जानते होंगे कि हार क्या है, ठीक है। उसके आगे अगर प्र एक प्रकार का उपसर्ग है, तो अगर प्र को हार के आगे जोड़ दिया प्रहार, तो इसका अर्थ क्या होगा, चोट करना, ठीक है। उसी तरह सेम शब्द है, उसके आगे हमने वी उपसर्ग को जोड़ दिया तो विहार हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घूमना फिरना। तो देख रहे हैं, उसके आगे अगर शब्द वही है, लेकिन उसके आगे अगर डिफरेंट मतलब विभिन्न उपसर्ग जोड़ने से उसका मीनिंग भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। उसी तरह आप देखिए, हार के आगे अगर उप उपसर्ग जोड़ देंगे तो उपहार हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा भेंट। देखिए, इसका अर्थ अलग है। उसी तरह परि उपसर्ग को हार के आगे जोड़ देंगे तो परिहार हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है त्यागना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्र वि उप परि आदि उपसर्ग हैं, जिन्होंने हार से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को विशिष्टता प्रदान की। तो उपसर्ग का यही काम होता है कि किसी शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो हिंदी में प्रयुक्त उपसर्गों को उनके स्रोत के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला क्या हो गया, संस्कृत उपसर्ग। दूसरा हिंदी उपसर्ग। तीसरा हो गया अरबी फारसी उपसर्ग, जिसे उर्दू उपसर्ग भी बोला जाता है। अंग्रेजी उपसर्ग। और कुछ इसके अलावा भी होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं। संस्कृत के जो अव्यय होते हैं उस वो भी एक उपसर्ग की श्रेणी बनाते हैं, ठीक है, जिसका एज इट इज यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट ये भी हो जाएगा, एक श्रेणी ये भी होता है। तो अव्यय क्या होता है, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसको अव्यय बोलते हैं। तो संस्कृत के कुछ अव्यय हैं, तो जो उपसर्ग के समान हम लोग हिंदी में प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। संस्कृत के अव्यय जिनका हम लोग उपसर्ग के समान हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये जान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो संस्कृत में देखिए कौन कौन से उपसर्ग हैं आपके, अति,
जिसका अर्थ क्या होता है अधिक, और उससे रिलेटेड शब्द क्या है, तो बस इतने ही शब्द नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, ठीक है। इस तरह के शब्द करने का अर्थ, ठीक है, इससे रिलेटेड आप और भी शब्द आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है। तो अति उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक, और शब्द क्या है, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, इन सब में अति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए, अति प्लस अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक, ठीक है। तो उसी तरह ये अति उपसर्ग से लग के सारे शब्द बने हुए हैं, इसी तरह के और भी शब्द आपको मिल जाएंगे। दूसरा उपसर्ग है संस्कृत का अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, अधिकार, अधिपति, अधिनायक, जैसे अधि प्लस पति, अधिपति हो गया। तीसरा उपसर्ग है अनु, जिसका अर्थ है पीछे या समान, ठीक है। उससे क्या बन जाएगा, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, तो अनु प्लस शासन, ठीक है। इस तरह से सारे शब्दों को आप तोड़ के देख सकते हैं। अगला उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन, तो इससे क्या बन जाएगा, अपयश, अपमान, अपकार, जैसे शब्द आपको इस उपसर्ग से बन सकते हैं, ठीक है। अगला उपसर्ग है अभी, जिसका अर्थ होता है सामने, चारों, चारों ओर, सामने होता है चारों ओर या पास, ये तीन अर्थों में उपयुक्त होता है इस उपसर्ग में, उपसर्ग का अर्थ होता है, ठीक है। इससे क्या शब्द बन सकते हैं, अभियान, अभिषेक, अभिनय और अभिमुख, तो इन सब में आप देखेंगे कि अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसी तरह एक और उपसर्ग है अव, जिसका अर्थ होता है हीन या नीच, उससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं, अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण, ठीक है। अगला उपसर्ग है आ, जिसका अर्थ होता है तक या समेत, तो इससे क्या हो जाएगा, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों में ये उपसर्ग आपका प्रयोग होता है। अब आगे चलते हैं, उत। उत उपसर्ग का अर्थ क्या है, ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या शब्द बन सकते हैं, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, ठीक है। उद उपसर्ग का अर्थ हो गया ऊपर, उत्कर्ष, जिससे हम लोग शब्द क्या बना सकते हैं, उद्गम, उद्भव। उसी तरह संस्कृत का अगला उपसर्ग है उप, जिसका अर्थ होता है निकट, सदृश या गौण, उससे शब्द क्या बन सकते हैं, उपदेश, उपवन, उपमंत्री या उपहार। अगला उपसर्ग है दुर, जिसका अर्थ है बुरा या कठिन, जिसका शब्दों में हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। उसी तरह है दुष्ट, जिसका अर्थ है बुरा, कठिन, इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं, दुष्चरित्र हो गया, दुस्साहस हो गया, दुष्कर हो गया, इसी तरह और भी शब्द। अगला उपसर्ग है निर, जिसका अर्थ होता है बिना, बाहर या निषेध, इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। तो इसको तोड़ के देखेंगे अगर आप, तो इसको इसमें निर उपसर्ग आएगा, ठीक है। जैसे निर प्लस अपराध, तो निरपराध हो जाएगा। अगला उपसर्ग है निस, निस का अर्थ क्या होता है, रहित, पूरा या विपरीत, इससे शब्द बन सकते हैं निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। तो इन सब में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आगे देखेंगे, अभी मैं सिर्फ बताते जा रहा हूँ। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको आप दो चार बार इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, साथ ही आपको शब्द भी आपको मिलते चलेगा। अगर यही शब्द आ जाता है निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगला उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ है निषेध, अधिकता या नीचे, इससे शब्द इसके शब्द क्या क्या हो सकते हैं, निवारण, निपात, नियोग, निषेध जैसे शब्द। अगला उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ है उल्टा या पीछे, तो इससे रिलेटेड शब्द क्या है, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, ठीक है। आगे चलते हैं, संस्कृत का ही ये उपसर्ग है परि, जिसका आसपास है आसपास, जिसका अर्थ है आसपास या चारों तरफ, और इससे शब्द हो सकते हैं परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण या परिमाण। उसी तरह प्र उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अधिक या आगे, और इससे रिलेटेड शब्द क्या हो सकते हैं, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। अगला उपसर्ग है प्रति, जिसका अर्थ होता है उल्टा, सामने या हर एक, इससे रिलेटेड शब्द हो सकते हैं आपके प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। वि उपसर्ग, जिसका अर्थ है भिन्न या विशेष, इससे शब्द क्या बन सकते हैं, विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। उसी तरह सम, आपका सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है उत्तम, साथ या पूर्ण, तो इससे शब्द क्या बन सकते हैं, संस्कार, संगम, संतुष्ट या संभव, ठीक है। सु, सु उपसर्ग से इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा या अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, सुजन, सुगम, सुशिक्षित,
सुपात्र। तो अर्थ कहने का संदर्भ है कि ये किसी ये नहीं कि सु का अर्थ हो गया अच्छा, मतलब ये किसी शब्द के साथ अगर मिल जाएगा तो इन सब अर्थों में उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। मतलब अच्छा, जन के साथ सु जुट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, सुजन, मतलब अच्छे आदमी। सुजन मतलब अच्छे अच्छा आदमी हो गया। ठीक है, ठीक है। सुगम मतलब सुगम, अधिक आसान। ठीक है, इस तरह से ये सुशिक्षित, तो ये पॉजिटिव वे में उसको शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हिंदी के उपसर्ग में। तो हिंदी का पहला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो इसका शब्द क्या हो जाएगा, अछूता, अथाह, अटल जैसे अन्य शब्द। दूसरा उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, जिसमें हो गया अनमोल, अनबन, अनपढ़। क उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन, इससे हो जाए कपूत, कचोट। कु जिसका अर्थ होता है बुरा, तो कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु उपसर्ग कम या बुरा, इसका अर्थ होता है दुबला, दुलारा, दुधारू। नि उपसर्ग जिसका अर्थ है कमी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। औ या अव जिसका अर्थ होता है हीन या निषेध, तो अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है पूरा, तो इसके क्या क्या शब्द हो सकते हैं, जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार आदि शब्द। अगला उपसर्ग है सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा, तो हो गया सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। अगला उपसर्ग है अध, जिसका अर्थ है आधा, तो अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अध कचरा, इस तरह के शब्द। उन उपसर्ग जिसका अर्थ है एक कम। ठीक है, तो इसका हो गया 29, 39, 59, 69, 19 भी हो सकता है। अगला उपसर्ग है पर उपसर्ग, जिसका अर्थ है दूसरा या बाद का, जिसके उदाहरण हो सकते हैं परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। अगला आता है बिन उपसर्ग, जिसका अर्थ है बिना या निषेध, तो इसका हो जाएगा बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का उपसर्ग हो गया। अब आते हैं अगले कैटेगरी में, अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे क्या हो गया अल, जिसका अर्थ है निश्चित, तो इससे क्या क्या शब्द हो सकते हैं, अलबत्ता, अलग, अलगरज, अलमस्त। उसी तरह कम मतलब थोड़ा या हीन, कम अक्ल, कमजोर, कम वक्त। तो इस तरह के अरबी फारसी शब्दों में ये सारे उपसर्ग यूज होते हैं। खुश, खुश का अर्थ क्या है, अच्छा, तो इससे क्या बन जाएगा, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। उसी तरह गैर, जिसका अर्थ है निषेध, तो गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। अगला उपसर्ग है दर, जिसका अर्थ होता है में या भीतर, तो दरअसल, दर हकीकत, इस तरह के शब्दों में ये उपसर्ग यूज होता है। अगला उपसर्ग है ना, जिसका अर्थ है अभाव। इससे क्या क्या शब्द हो सकते हैं, नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक और इस तरह के अन्य शब्द। अगला उपसर्ग है अरबी फारसी में फिल या फी, तो इसका अर्थ होता है में या प्रति। तो इससे शब्दों के क्या उदाहरण हो सकते हैं, फिलहाल, फी आदमी आदि। ठीक है, उसी तरह ब उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है और या अनुसार, तो इससे शब्द बन सकते हैं बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर आदि। बा, इसका अर्थ होता है सहित या वाले, तो इसका बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बारुसूख। उसी तरह है बद, बद उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा, तो इससे क्या बनेगा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू जैसे शब्द। बर, इसका अर्थ होता है ऊपर, पर या बाहर, जिसको हम लोग इस तरह से शब्दों में यूज कर सकते हैं, बर्दाश्त, बर्खास्त आदि। बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, तो इसको हम लोग इसके शब्दों के उदाहरण हो सकते हैं बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। अगला है बिल, इसका अर्थ होता है के साथ, बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। उसी तरह बिला, जिसका अर्थ है बिना, तो इसका शब्दों में कैसे कर सकते हैं, बिला वजह, बिला शक। तो ये सब आपको अरबी फारसी के शब्द मिल रहे होंगे, या फिर उर्दू के भी उपसर्ग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ला उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है रहित, तो लापरवाह, लाइलाज, लावारिस, लाजवाब। उसी तरह सर, जिसका अर्थ है मुख्य, तो हो गया सरताज, सरदार, सरंजाम, सरकार आदि शब्द। हम, हम का अर्थ होता है समान या साथ वाला, तो हो गया इसका शब्दों में कैसे करेंगे, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम आदि। अगला उपसर्ग है हर, जिसका अर्थ है प्रत्येक, तो इसका हो जाएगा हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। ठीक है, तो ये आपका अरबी फारसी के उपसर्ग हो गए। अब आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग पे।
तो अंग्रेजी में देखिए कौन कौन से उपसर्ग हम यूज करते हैं हिंदी में। तो सब का जिसका अर्थ है अधीन या नीचे, तो शब्द में कैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। डिप्टी जिसका अर्थ होता है सहायक, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। तो ये अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग हिंदी में उसी तरह यूज करते हैं। उसी तरह वाइस उपसर्ग है जिसका अर्थ है सहायक, तो वाइस सराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि शब्द। जनरल उपसर्ग जिसका अर्थ है प्रधान, तो इसके लिए शब्द कैसे कैसे हो सकते हैं, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी आदि। उसी तरह चीफ जिसका अर्थ होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी आदि शब्द। हेड जिसका अर्थ होता है मुख्य, तो इसके लिए शब्द हो जाएंगे हेड मास्टर, हेड क्लर्क आदि, ठीक है। अब आते हैं जो लास्ट कैटेगरी है, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के जो कुछ अव्यय हैं वो हिंदी में उपसर्ग के समान प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे कि आपका अ हो गया, अ हमने हिंदी में भी देखा था, आता है अ का अर्थ होता है नहीं या अभाव। तो इसका शब्द क्या क्या हो सकता है, अनाथ, अक्षम्य, अज्ञान, अदम्य, अलभ्य जैसे अन्य शब्द, ठीक है। उसी तरह अन जिसका होता है अभाव या रहित अर्थ होता है, अनादि हो गया, अनर्थ हो गया, अनस्तित्व हो गया, अनंतर हो गया, अनुदार, अनंग, अनभिज्ञ, अननव्य, ठीक है, अनासक्त, अनुपम, अनावश्यक। तो देखिए अनुपम में अन ही यूज हो रहा है। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, इसके शब्द हो सकते हैं अधःपतन, अधोमुख, अधोवस्त्र, अधोभाग, अधोहस्ताक्षरकर्ता, अधोगति। उसी तरह अंतर जिसका अर्थ होता है भीतर या मध्य, इससे क्या क्या शब्द हो सकते हैं, अंतर जगत, अंतर्द्वंद, अंतर्धान, अंतः सलीला, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतःपुर, अंतर्दृष्टि, अंतरराष्ट्रीय। उसी तरह होता है अलम जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या सजा हुआ, इससे क्या क्या शब्द हो सकते हैं, अलंकार, अलंकृत, अलंकरण। एक और होता है कु जिसका अर्थ है बुरा, कुकर्म, कुतर्क, कुदृष्टि, कुरंग, कुपात्र। चिर जिसका अर्थ होता है दीर्घ या अधिक, चिरकाल, चिरस्थायी, चिरायु, चिर प्रतीक्षित, चिर परिचित, चिर यौवना। तो इसमें से कुछ शब्द हमने हिंदी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको आप या तो सेग्रीगेट करके हिंदी में रख सकते हैं, मतलब उसको अलग श्रेणी में। यहाँ पे हम संस्कृत वाले जो डिफरेंट शब्द है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो न हो गया, न उपसर्ग जिसका अर्थ है अभाव, तो उससे क्या क्या शब्द हो सकते हैं, नास्तिक, नपुंसक, नग, नेति। उसी तरह पुनर उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है फिर, तो इससे हो सकता है पुनर्जन्म, पुनर्नवा, पुनरावलोकन, पुनश्च, पुनर्वास, पुनर्विवाह, पुनर्विचार, इस तरह के शब्द। आगे पुरः जिसका अर्थ होता है सामने या आगे, उससे कैसे कैसे शब्द बन सकते हैं, पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरोगामी, पुरोधा, पुरस्पर, पुरोहित। अगला उपसर्ग है पूर्व जिसका अर्थ होता है पहला, पूर्वाहन, पूर्वार्ध, पूर्वापर, पूर्वोक्त। अगला उपसर्ग है पुरा जिसका होता है प्राचीन, पुरातत्व, पुरावशेष, पुराण, पुरातन, पुरावृत्त आदि, ठीक है। अगला है प्राक जिसका अर्थ होता है पहले का, तो इससे शब्द क्या हो सकते हैं, प्राक्तन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, प्रागवैदिक, प्राक्तन आदि। बहु उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बहुत, बहुमूल्य, बहुधा, बहुवचन, बहुमत आदि। बहि जिसका अर्थ होता है बाहर, यानी बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिरंग, बहिर्द्वंद्व, बहिर्नाद, बहिर्मुखी इत्यादि। उसी तरह होता है स जिसका अर्थ होता है साथ, तो इसका क्या हो जाएगा, साष्टांग, सफल, सशक्त, सगुन, सस्वर, सजीव, सोदाहरण, सावधान, सोत्साह, सहृदय, ठीक है। तत्उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अच्छा, तो सज्जन, सत्पात्र, सद्गति, सद्भावना, सदानंद, सत्कार, सद्धर्म। उसी तरह सह उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ, तो इसमें शब्द के उदाहरण क्या है, सहयात्री, सहयोग, सहधर्मिणी, सहकर्मी, सहानुभूति, सहोदर, सहज। अगला उपसर्ग है साक्षात जिसका अर्थ होता है सामने, तो इसका हो जाएगा साक्षात्कार, साक्षात धर्म। अगला उपसर्ग है सम जिसका अर्थ होता है साथ या अत्यंत, इसके शब्दों के उदाहरण हो सकते हैं समापन, समादर, समारंभ, समागम, समाविष्ट, समारोह, समाचार, समाख्या, समास या समाधान। अगला उपसर्ग है स्व जिसका अर्थ होता है अपना, इससे शब्द हो सकते हैं स्वदेश, स्वराज, स्वाधीन, स्वरूप, स्वधर्म, स्वरचित, स्वस्थ, स्वगत, स्वचालित। तो इसलिए मैं इन सारे शब्दों को बताया क्योंकि हो सकता है कि इसमें से डायरेक्ट आपको कोई शब्द उठा के दे दे। जैसे कि देख लीजिए, अगर मान लो कि आपको दे दिया है सुदाहरण, तो सुदाहरण आपको दे दिया, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप यहाँ पे देखिए स उपसर्ग है, स प्लस उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण हो जाएगा।
तो इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से भी आपको शब्द दे सकते हैं, इसलिए मैंने शब्द के साथ आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको आप एक दो बार पढ़ लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं विगत वर्षों के प्रश्न जो आपके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, पराजय शब्द में क्या उपसर्ग है, बताइए पराजय शब्द में क्या उपसर्ग है। आप मेरे साथ साथ करते चलिए, आपको मैं टाइम दूंगा, आप अपना उत्तर तैयार रखिए। ठीक है, तो पराजय शब्द में क्या क्या हो जाएगा, तो इसका होता है परा प्लस जय। अगर कोई भी डाउट हो आपको, पीछे जो मेरे स्लाइड में मैंने दिखाया है उसमें जाके आप इसका देख सकते हैं। तो इसका पराजय में परा उपसर्ग हो गया, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते उपसर्ग शब्द का अर्थ क्या है क्या अर्थ है। ठीक है, तो उपसर्ग शब्द का क्या अर्थ है, अपशगुन नहीं, वह पदार्थ जो कोई पदार्थ बनाते समय संयोगवश बन जाता है नहीं, शब्द के उस भाग को उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को विस्तार करता है। तो यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो पहला है आपका भारतीय, भारतीय में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भारत प्लस य। सुंदर में, सुंदर में आपको कोई उपसर्ग दिख रहा है, सुंदर में भी कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो कोई भी उपसर्ग इसमें आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह देखिए विकास में, तो विकास में वी उपसर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन काश शब्द का वैसे कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर विवाद देखिएगा तो वी प्लस वाद, वाद विवाद बोलते हैं ना, तो वी प्लस वाद, तो निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपका हो जाएगा विवाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखिए इसमें किसमें आपको उपसर्ग नहीं मिलेगा, निर्बल का तो निर प्लस बल हो जाएगा, वी प्लस नम्रता हो जाएगा, तो इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी है। सुदर्शन का क्या हो जाएगा, सु प्लस दर्शन, तो इसमें भी उपसर्ग है। देखिए कुलीन जो है कुल शब्द से ही बना है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना कि उपसर्ग। ठीक है, तो ये इसको आप कु प्लस लीन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो शब्द आया है ये कुल शब्द आया है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये एक उपसर्ग इसमें कोई भी नहीं है, बाकी सब में आप उपसर्ग देख सकते हैं कि लगा हुआ है। ठीक है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका प्र प्लस ख्यात हो जाएगा, तो प्र उपसर्ग। ठीक है, इसमें प्र उपसर्ग हो जाएगा, इसमें आपका कुलीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका आया हुआ प्रश्न है, तो इस पर ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन शब्द में उपसर्ग क्या है। अध्यापन में बताइए क्या उपसर्ग होगा। अध्यापन में आपका हो जाएगा, इसका अगर लिखेंगे तो अधि प्लस आपन, तो आपका हो जाएगा अध्यापन, तो इसलिए अधि हो जाएगा, अधि उपसर्ग। इसको देखेंगे तो अध्यापन आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था, जब मैं आपको विभिन्न प्रकार के उपसर्गों की चर्चा कर रहा था मैं पिछले स्लाइड्स में, तो उसमें भी दिया हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए विकास का क्या हो जाएगा, बी उपसर्ग लगा हुआ है। पर्याप्त में क्या हो जाएगा, परि प्लस आप्त, तो परि उपसर्ग है। अब निवारण में देख लेते हैं, तो इसका नी प्लस वारण हो जाएगा, तो नी उपसर्ग है। आर्जव एक शब्द है जिसमें कोई भी आपका उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर इससे आ या कुछ अलग करेंगे तो उससे कोई शब्द का अर्थ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्जव। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कीर्ति में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह कीर्ति का विपरीतार्थक बन जाएगा। तो कीर्ति में क्या लगाएंगे आप, विकीर्ति तो नहीं लगा सकते हैं, अपीकृति भी नहीं लगा सकते हैं, तो इसका विलोम क्या होता है, अपकीर्ति। तो अप अगर उपसर्ग लगा देंगे तो इसका विलोम बन जाएगा अपकीर्ति। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, समालोचना में किस उपसर्ग का योग है। तो देखिए इसमें सम प्लस आलोचना हो जाएगा आपका, तो समालोचना बन जाता है, तो इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है, प्र तो नहीं होगा, प्रति हो जाएगा, प्रत्यु भी नहीं होगा, प्रति को प्रति कैसे होगा, तो प्रति प्लस, या तो ऐसे इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, उत्पन्न प्लस मति, या प्रति प्लस उत्पन्नमति। ठीक है, ये मैंने तोड़ के इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि एक से ज्यादा उपसर्ग किसमें है, तो इसमें आपको दो दो उपसर्ग मिल जाएगा, उत भी मिल जाएगा। ठीक है, तो
आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका कौन सा हो गया आपका? प्रति, इसका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न में गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का मतलब क्या होता है? जाना। तो आने के लिए कौन सा हो जाएगा? आगमन। तो आ हो जाएगा। आप आ उपसर्ग अगर आप प्रयोग करेंगे तो आगमन हो जाएगा, जिसका गमन का विपरीतार्थक हो जाएगा जो, ठीक है। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसको अगर विलोमार्थक बनाना है तो किस उपसर्ग का आप लोग प्रयोग करेंगे? अस्पृश्य। तो इसके लिए अस्पृश्य, ठीक है। तो इससे अ हो जाएगा, इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग होगा, ठीक। आगे चलते हैं। प्रतिकूल, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्रति, प्रति प्लस कूल, ठीक है। कूल का अर्थ हो जाता है किनारा, संबंध या स्थिति से, तो प्रतिकूल, ठीक है। अब आते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ठीक है, तो कौन सा इसमें उपसर्ग लगाएंगे कि जिससे इसका अर्थ हो जाएगा जुल्म? देखिए, अति, अति प्लस आचार क्या बन जाएगा? अति प्लस आचार बन जाएगा आपका अत्याचार, और अत्याचार का ही अर्थ होता है जुल्म। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? अति। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था से अगर हम अ उपसर्ग लगा देंगे तो अव्यवस्था हो जाएगा, जो उसका विपरीतार्थक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बताइए? अ नहीं, इसका हो जाएगा अनु, अनु प्लस वाद, अनु प्लस वाद, अनुवाद, ठीक है। तो इसमें अनु उपसर्ग होता है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में कौन सा है? तो आपका हो जाएगा, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए इसका, तो इसमें आपका हो जाता है निर प्लस वाह, निर्वाह, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेइंसाफी कौन से उपसर्ग कैटेगरी से है? आपका अरबी फारसी या उर्दू जिसको बोलते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? बे उपसर्ग, बे प्लस इंसाफी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, देखिए कौन सा है इसमें? सुयोग तो सु प्लस योग हो जाएगा, तो इसमें तो है। विदेश, वी प्लस देश हो जाएगा। अत्यधिक, अति प्लस अधिक हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। तो इन सब में उपसर्ग है। सुरेश में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सु प्लस रेश तो कोई अर्थ है नहीं, तो सुरेश एक शब्द की तरह इस्तेमाल होता है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान में कौन सा है? तो आपका वी हो जाएगा, वी प्लस ज्ञान। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु में कौन सा है आपका? ची नहीं है, आपका हो जाएगा चिर, चिर प्लस आयु, चिरायु उपसर्ग, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब बताइए इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें देखिए, अपवाद का क्या हो जाएगा? अप प्लस वाद, तो ये तो नहीं होगा। पराजय, परा प्लस जय, तो ये भी नहीं होगा। प्रभाव, प्र प्लस भाव। ओढ़ना, ओढ़ना को आप इसको तोड़ नहीं सकते, उपसर्ग इससे अलग नहीं कर सकते, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ओढ़ना, ठीक है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में बताइए। तो संस्कार में आपका होता है सम प्लस कार, तो ये बन जाता है संस्कार, तो इसलिए सम, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब आते हैं पुरोहित में उपसर्ग क्या है? पुरोहित में क्या होता है? तो पुरह, आपने पीछे देखा होगा जब मैं बता रहा था आपको विभिन्न प्रकार के उपसर्गों के बारे में, तो उसमें पुरोहित का भी उदाहरण था। तो पुरह शब्द से पुरोहित बनता है, पुरह उपसर्ग का इसमें प्रयोग होता है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अवनत में कौन सा है? अव प्लस नत, तो अवनत हो जाता है, ठीक है। ये सारे आपको जो भी मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो अतीव कैसे बनता है? आपका बन जाएगा अति उपसर्ग से, ठीक है, क्योंकि और किसी से नहीं बनेगा। अति प्लस व, तो अतीव, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अति। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उल्लंघन में बताइए। उल नहीं होगा, उ नहीं होगा, उत हो जाएगा, ठीक है। उत प्लस लंघन, तो उल्लंघन हो जाता है, तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी में बताइए। तो बहिष नहीं होगा, सिर्फ बही नहीं होगा, इसमें हो जाएगा बहिर। देखिए इसमें दोनों दिया हुआ है, तो आपको यही हलंत वाला ही
ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहिर प्लस मुखी तभी ये बहिर्मुखी होगा। अगले प्रश्न पे, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्वेश्चन में है, ठीक है। तो नहीं हुआ है तो अनिच्छा, तो इसमें अन हुआ है, अन प्लस इच्छा, अनुचित, अन प्लस उचित। देखिए अनुपम में क्या हो जाएगा, अन प्लस उपम, ठीक है। और अनुगमन में क्या हो जाएगा, इसमें हम अन यूज नहीं कर सकते, इसमें क्या यूज होता है, अनु प्लस गमन, ठीक है। तो इसलिए इसमें अनु यूज हुआ है, अन यूज नहीं हुआ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, एक से अधिक उपसर्गों से कौन सा शब्द बना है बताइए। इसमें तो हो जाएगा असुरक्षित, अ प्लस सुरक्षित, इसमें हो जाएगा अध कचरा, अध प्लस कचरा। अत्याचार का क्या हो जाता है, अति प्लस आचार, तो इसमें अति उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग है, इसमें भी अ उपसर्ग है। पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, परि प्लस आवरण, ठीक है। तो परि एक उपसर्ग, तो इसमें ये हो गया, लेकिन अगर आवरण को भी हम लोग आ प्लस वरण लिखेंगे तो एक और उपसर्ग हो गया इसमें, ठीक है। तो इस तरह पर्यावरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स्वयंवर में बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका स्वयं, स्वयं प्लस वर, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा नहीं है, अ होता है, स होता है, कु होता है, ता उपसर्ग नहीं, प्रत्यय होता है जो कि शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। जैसे वीरता, वीर प्लस ता, तो ये प्रत्यय होता है, उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग युक्त शब्द है, तो उपसर्ग युक्त शब्द बताइए। चढ़ावा चढ़ाई क्या है, इसको आप तोड़ सकते हैं, नहीं, इसमें सारा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए डूबता बहता, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है, ता प्रत्यय। भुलावा छलावा, इसमें भी युवा प्रत्यय लगा हुआ है। अब इसमें देखिए आहार विहार में अगर आप देखेंगे तो आ प्लस हार लिख सकते हैं आप, या वी प्लस हार लिख सकते हैं, तो दोनों में आपको उपसर्ग मिल गया, ठीक है। तो उपसर्ग युक्त शब्द क्या हो जाएगा, आहार विहार। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताइए। तो पहला आपका हो जाएगा अपवाद, अप प्लस वाद, अप उपसर्ग हो गया। परा प्लस जय, परा उपसर्ग हो गया। प्रभाव, प्र प्लस भाव, तो इसमें भी उपसर्ग हो गया। ओढ़ना को आप नहीं तोड़ सकते, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ओढ़ना, ठीक है। अब आते हैं अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग हो सकता है, तो इसमें हो जाता है अभी प्लस आगत, तो इसको आपका सही उत्तर हो जाएगा अभ्यागत, अभ्यागत का अभी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग को कहते हैं, किसको कहते हैं, वाक्यांश को नहीं, शब्द को नहीं, पद को नहीं, शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। इनमें से नया उपसर्ग नहीं है, नया उपसर्ग नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें नया नहीं होना चाहिए, इनमें से उपसर्ग नहीं होना चाहिए। तो अ तो है आपका उपसर्ग, बी भी है उपसर्ग, सी भी है उपसर्ग, और डी इका जो होता है प्रत्यय होता है, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इका। इनमें से इका उपसर्ग नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है। तो सु प्लस योग, इसमें तो उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। विदेश, तो वी प्लस देश। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, तो सब में है। सुरेश में आपका नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, तो सुरेश में उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे बताइए, अब उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए अवनद्ध में हुआ है, अवलेह में भी हुआ है, अवेक्षण में भी हुआ है। अवधि में आप अब प्लस धी नहीं लिख सकते, ठीक है। इसमें अवधि एक शब्द है, तो इसमें धी हो जाएगा लास्ट में, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये पूरा एक शब्द है जिसमें अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबको आप तोड़ेंगे तो अब प्लस कोई एक शब्द आपका जो अर्थ बनाता है वो आपका मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में बताइए। तो इसमें हो जाता है अधि, अधि प्लस अक्ष, तो इसको बोलते हैं अध्यक्ष, तो अधि हो जाएगा इसमें, ठीक है। संग्राम में उपसर्ग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो संग्राम में होता है सम, सम प्लस ग्राम, तो आपका बन जाता है संग्राम, तो सम उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं,
निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? ठीक है, तो इसमें देखिए, पहले देख लेते हैं उत प्लस ग्रीव, उदगीव, ठीक है, ये तो सही है। नी प्लस खरा, निखरा, ये भी सही है। अध प्लस सेरा, अधसेरा, ये भी सही है। निमज्जित, तो देखिए इसमें अगर नी प्लस मस्जिद होता तो सही होता, ठीक है। अगर निम प्लस अजित होता तो ये अनुस्वार या फिर कुछ हो जाएगा। तो निमज्जित के लिए नी प्लस मस्जिद ही लिखेंगे, निम प्लस अजित नहीं लिखेंगे। तो निम कोई उपसर्ग नहीं है, आपका नी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए, इस शब्द के लिए, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें आपका अशुद्ध दिया हुआ है। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? सरकार में तो आपका हो जाएगा सर प्लस कार, सर उपसर्ग। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित, तो देखिए विज्ञान का तो वी प्लस ज्ञान हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अधिवक्ता, अधि प्लस वक्ता हो जाए तो ये भी नहीं होगा। प्रचार्य का प्र प्लस आचार्य हो जाएगा, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। छात्र को हम उस तरह से नहीं तोड़ सकते, इसमें आपको कोई उपसर्ग नहीं मिलेगा, तो ये आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा छात्र, ठीक है। आगे चलते हैं। निश्चितता मूल शब्द से जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही है। निश्चितता के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं निश्चितता को? तो निश्चितता को हम लोग लिख देंगे नि प्लस चिंत प्लस ता। तो प्रत्यय भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसका सही उत्तर तो ऐसे ये हो जाता है, नि, नि प्रत्यय का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। प्राक्तन में क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाता है प्राक। पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो प्राक उपसर्ग के साथ ये एग्जाम्पल दिया हुआ है प्राक्तन का, ठीक है। तो प्राक प्लस तन हो जाएगा प्राक्तन के लिए, तो प्राक उपसर्ग यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रागैतिहासिक में बताइए। तो इसमें भी आपका प्रागैतिहासिक में प्राक शब्द का, प्राक उपसर्ग का ही इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में बताइए। तो आपका हो जाएगा दुर प्लस आत्मा, तो ये वाला होगा जिसमें हलंत लगा हुआ है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है, बताइए। अनु उपसर्ग से तो अनुपमा होता है क्या? नहीं, अन प्लस उपमा हो जाता है ये, तो इसमें अन है, अनु नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये हो जाता है आपका अन प्लस उत्तर, ठीक है। उसी तरह ये भी हो जाता है अन प्लस तर, और लेकिन अनु प्लस चर, तो इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है? सम उपसर्ग से हमने देखा था संयोग, सम प्लस योग संयोग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 19 में आपका कौन सा उपसर्ग होता है? तो आपका ये होता है, ये वाला नहीं, उन होता है, ठीक है। उन उपसर्ग का प्रयोग होता है 19 में। सुशांत में क्या होता है शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग? तो सु प्लस शांत, ये तो काफी आसान है। परा उपसर्ग का अर्थ है, परा देखिए अभी कभी कभी अर्थ भी पूछ देता है, तो जैसा कि हमने पीछे देखा था, तो सबसे पहले उपसर्ग देखा था। उपसर्ग अगर किसी शब्द से जुड़े तो किस अर्थ में वो प्रयुक्त होता है, उसका भी हमने देखा था। तो परा उपसर्ग का हम लोगों ने क्या देखा था? परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, ठीक है। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो आप एक बार उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो उल्टा या पीछे होता है, तो इसमें पीछे तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्टा। अब आते हैं तिराहा शब्द में उपसर्ग है। तिराहा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ये हो जाएगा ती प्लस रहा। आगे सुशिक्षित में उपसर्ग है, ये तो काफी आसान है, सु प्लस शिक्षित। उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। आदि मतलब होता है आरंभ, तो आरंभ में ही हम लोग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? तो सिर्फ अ नहीं, क्योंकि इन्होंने अ और सु दोनों दिया है, तो इसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है। असुरक्षित, अ प्लस सु प्लस रक्षित। आगे आते हैं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में कौन सा हो जाएगा आपका? अधि हो जाएगा, ठीक है। अधि उपसर्ग लगा हुआ, अधि प्लस मानता। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। देखिए उप प्रधानाचार्य, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा? उप प्लस प्रधानाचार्य, ठीक है। तो उप शब्द कहाँ से आया है? उप शब्द आया है संस्कृत के, तो ये किस प्रकार का है?
तो संस्कृत जब भी बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं तत्सम, और जो हिंदी हिंदी वाले जो उपसर्ग होंगे उसको तद्भव बोल देंगे, और जो भी बाकी अरबी फारसी या इंग्लिश का हो जाए उसको विदेशज बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा तत्सम, क्योंकि हम लोग उप क्या है संस्कृत का उपसर्ग है, इसलिए हम लोग तत्सम बोलेंगे। अगर हिंदी का उपसर्ग होता तो हम लोग उसे तद्भव बोलते, और अगर अरबी फारसी या अंग्रेजी का होता तो उसे विदेशज बोलते। ठीक है, देशज इसमें शायद ऐसा नहीं होता है कुछ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और आप जो पहले मैंने जो बताया आपको उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, साथ में जितने भी प्रकार होते हैं उसमें कितने तरह के उपसर्ग आपके प्रयोग में आते हैं, और सारे उपसर्गों के क्या क्या उदाहरण वाक्य शब्द हो सकते हैं वो भी मैंने बताया आपको। तो उन सबको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए मैं दे देता हूँ, देखिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और आप कमेंट में इसका उत्तर को आप लिख सकते हैं। अगर किसी में भी डाउट हो आपको तो आप उसको भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको 5 क्वेश्चन इस स्लाइड में है, और आपको यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो टोटल 12 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर कोई भी किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आता या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको उत्तर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए प्रत्यय का वीडियो लेके आऊंगा, जो कि हिंदी का ही पाठ्यक्रम रहेगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।